एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ मटेरियल स्टार्ट में मौजूद होता है रिएक्टेंट के तौर पे, और फिर इन दी एंड जो है वो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है, तो हमने उस पर बात करनी है। देखिए भाई, ऑर्गेनिजम्स के पास चूंकि बायोएनर्जेटिक्स एनर्जी के कन्वर्जन, एनर्जी के ट्रांसफर से डील करता है, तो अल्टीमेट सोर्स मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि हमारे पास सनलाइट है। सन जो है हमारे पास एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, मेन जो एनर्जी आ रही है वो सन से आ रही है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो इस सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या इससे फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक, या ये फोटोसिंथेटिक कहलाते हैं। कौन कौन आता है इसके अंदर? प्लांट्स आते हैं, एल्गी आते हैं, एल्गी आते हैं, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, और ये जो प्रोसेस करते हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसी की हमने बात करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी फोटोसिंथेसिस की, वन बाय वन इन्हें गो थ्रू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जो आखिर में चीज़ बन रही है उसकी बेसिस के ऊपर फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं ये। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कौन है भाई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड? ग्लूकोज। ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, विच इज़ अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जाहिर सी बात है ये दो चीज़ें मिलाते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे ग्लूकोज बनाते हैं। बाय एलिमिनेटेड ग्रीन सेल्स, वाटर एंड ऑक्सीजन बीइंग द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट कि फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन है कार्बन कंटेनिंग एंड प्रोडक्ट की। कैसे बनता है? इन दोनों को मिलाते हैं और ये दो चीज़, अच्छा, लाइट को इस्तेमाल करते हैं, और ये दो चीज़ें बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाती हैं। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर आप डिफाइन करना चाहें फोटोसिंथेसिस को, तो फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहे होते हैं वो मेटाबॉलिक कहलाते हैं, जिसके अंदर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। कौन सी केमिकल एनर्जी? जो बॉन्ड की शक्ल में फूड जो बनती है, इस ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड्स है उनके अंदर एनर्जी है, तो वो केमिकल एनर्जी है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन है? इसमें आपका NADPH होता है। ये आगे जाकर जब डिटेल में हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझ आएगा। 2 डेफिनेशंस हो गई। तीसरी डेफिनेशन एक और, फोटोसिंथेसिस में बी डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक वो प्रोसेस होते हैं जिसके नतीजे में कोई ना कोई चीज़ बनती है। क्या बन रहा है भाई? ड्यूरिंग विच सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप ग्लूकोज कहते हैं। किससे बनाया जाता है? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों को मिलाकर। क्लोरोफिलस सेल के अंदर, जिन सेल के पास क्लोरोफिल है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ऑक्सीजन जो है वो गिवन आउट एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये 3 तरह से डिफाइन किया जाता है। रिएक्टेंट्स को देख लेते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं इसके। एक रिएक्टेंट है हमारे पास वाटर, 12 मॉलिक्यूल्स चाहिए इसके। क्लोरोफिल आपको चाहिए, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। लाइट चाहिए जिससे एनर्जी मिलेगी, और इसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6 विच इज कॉल्ड ग्लूकोज, या ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। 12 में से 6 मॉलिक्यूल वाटर के जो है वो इस्तेमाल नहीं होते, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं प्लांट्स के पास। और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, जो कि प्रोसेस के नतीजे में इवॉल्व होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, अब हमने इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करनी है। तो पूरा टॉपिक यही है हमारा। तो पहला जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो है वाटर। वाटर कहाँ से आता है भाई? तो प्लांट्स के अंदर वाटर जो है वो सॉइल से ये एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स के पास जो रूट्स होती हैं वो इस एब्जॉर्प्शन के काम आती हैं, और जब रूट्स के अंदर पानी आ जाता है उसके बाद पूरे प्लांट तक सप्लाई करने की जिम्मेदारी कुछ पाइप्स की होती है, जिन्हें हम जाइलम कहते हैं। रोल क्या होता है वाटर का, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। सेकेंड चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है प्लांट के अंदर, कहाँ से? छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें आप स्टोमेटा कहते हैं, ये स्टोमेटा लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनके थ्रू एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। तीसरी चीज़ है सनलाइट। लाइट है, या सनलाइट कह लें, ये आती है सन से, और इसको कैप्चर करने के लिए मौजूद होते हैं हमारे पास प्लांट्स के पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिस तरह से सोलर सेल्स घरों में लगते हैं जो कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इनके पास भी ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक एपरेटस कहते हैं इसे, जो कि क्लोरोफिल की शक्ल में होते हैं या दूसरे पिगमेंट की शक्ल में होते हैं। इनका काम लाइट को ट्रैप करना होता है। अच्छा, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से नहीं आती बल्कि पानी में डिजोल्व होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड ये अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, और जो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं वो भी किस में शामिल हो जाती है? वो भी वाटर के अंदर शामिल हो जाती है। ये तो हो गए रिएक्टेंट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। देखिए, एक प्रोडक्ट तो वाटर भी बन रहा है। अगर आप इक्वेशन के अंदर देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड के ऊपर ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट साइड के ऊपर वाटर भी है और ऑक्सीजन भी है, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज दिस वन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज वो फंडामेंटल मटेरियल है, वो स्टार्टिंग मटेरियल है कि जिससे आपके बाकी मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये बन कहाँ रहा है, ये हो कहाँ रहा है काम? फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनल के अंदर होता है? तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है,
अगर ये ग्लूकोज बनने के बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहे तो इस ग्लूकोज को मिलाकर दूसरे ग्लूकोज के साथ मिलाकर लंबी लंबी सी चेन बना दी जाती है, जिसे आप कहते हैं स्टार्च। स्टार्च जो है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, जिसे स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आपकी और मेरी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज ज़्यादा होता है खाने के बाद, तो बॉडी जो है वो इसे स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जिस तरह ग्लाइकोजन एक लंबी सी चेन होती है ग्लूकोज की, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर लंबी सी चेन को स्टार्च कहता है। तो एक तो ग्लूकोज का इस्तेमाल क्या है, इसे स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाए, कहाँ आ जाए, साइटोसोल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होता है, तो वहाँ ग्लूकोज को, थोड़ा ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाता है इसके आइसोमर के अंदर, जिसका नाम है फ्रक्टोज, और इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है सुक्रोज। और इस सुक्रोज को इस्तेमाल किया जाता है प्लांट पूरी बॉडी के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। आपने पढ़ा होगा कि जाइलम का काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो फ्लोएम के अंदर जो खाना पूरी प्लांट की बॉडी में जाता है वो ग्लूकोज की शक्ल में नहीं जाता, बल्कि वो सुक्रोज की शक्ल में जाता है। इसी ग्लूकोज से बनाए जाते हैं लिपिड, यानी ऑयल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑयल का। एनिमल से हमें फैट्स मिलते हैं, प्लांट से हमें ऑयल्स मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये आपके बीज होते हैं, सीड्स जो हैं, उनसे ऑयल मिलता है, लाइक कोकोनट ऑयल है, या दूसरा हमारे पास ऑयल्स हैं, पाम ऑयल है या डेट ऑयल है। तो ये सारे ऑयल्स जो हैं, ये जो बनते हैं, ये भी ग्लूकोज से ही बनते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर ग्लूकोज को कंबाइन किया जाए नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ और फास्फोरस के साथ, तो इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है अमाइनो एसिड के अंदर, और उस अमाइनो एसिड से क्या बनाई जा सकती है, प्रोटीन। तो ये हमारे पास सेंटर में ग्लूकोज है, कहाँ चला गया ये हमारे पास सेंटर में ग्लूकोज है। इससे स्टोरेज प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जैसे आप स्टार्च कहते हैं। कब? अगर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाए तो इससे सुक्रोज बनाया जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल है। इसी ग्लूकोज से ऑयल्स बनाए जाते हैं, जो कि लिपिड की कैटेगरी है, और इसी ग्लूकोज से बनाया जाता है अमाइनो एसिड, जिससे आगे जाकर प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये बेसिक प्रोडक्ट है जो कि प्लांट्स बना रहे हैं। ना सिर्फ ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बल्कि इन डिफरेंट कामों के अंदर ग्लूकोज जो है वो इस्तेमाल होता है। चलो भाई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन अबाउट द रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट की तो हमने बहुत डिटेल में बात कर लिया, अब रिएक्टेंट्स की बात कर लेते हैं। नाउ रोल ऑफ क्लोरोफिल, हमें पता है कि क्लोरोफिल जो है और इस तरह के दूसरे मॉलिक्यूल्स जिन्हें आप पिगमेंट्स कहते हैं। पहली बात तो पिगमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, प्लांट्स के अंदर वो सब्सटेंसेस जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल लाइट के अंदर आपके 7 कलर्स होते हैं, ये विबग्योर जिसे कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये 7 कलर्स जो होते हैं, ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का। और प्लांट्स के अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स इन्हें एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल का आपने नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने कैरोटीन का नाम सुना होगा, या फिर ज़ैंथोफिल का नाम सुना होगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने कैरोटीनॉइड्स पढ़े थे, वहाँ पर मैंने ये बताया था। तो ये तमाम जो हैं ये पिगमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें लाइट के किसी न किसी कलर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। तो डिफरेंट पिगमेंट्स जो है ना, उनके पास डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि हर कलर की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल भी होते हैं और दूसरे पिगमेंट हैं जो कि रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। खाली क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि क्लोरोफिल के साथ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो काम करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के बाद एक और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस के अंदर, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में, दैट इज कॉल्ड कैरोटीनॉइड, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता कि अगर आप लीफ को देखें तो लीफ तो आपको ग्रीन नजर आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीनिश होता है, तो लीफ तो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, इसका मतलब लीफ के अंदर सारा का सारा क्लोरोफिल है। ऐसा नहीं होता, लीफ के अंदर और भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। कैसे पता? तो एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर करते क्या है, एक पत्ता लेते हैं, उसे पीसते हैं, एक बर्तन के अंदर उसे पीसते हैं, उसके अंदर फिर ये डालते हैं एसीटोन, ये केमिकल है। उसके बाद फिल्टर करते हैं, तो जो लिक्विड आता है वो ग्रीन कलर का ही होता है। लेकिन जब उसके अंदर एक पेपर रखते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहते हैं, तो आपको नजर आता है कि उस पेपर के ऊपर, ये पेपर है, अगर पेपर की स्ट्रिप है, तो उसके ऊपर आपको डिफरेंट कलर के बैंड्स नजर आते हैं, ठीक है। ये एक बैंड आपको नजर आ गया, फिर ये येलो कलर का एक बैंड नजर आ गया, उसके बाद ये एक और बैंड नजर आ गया। तो ये जो डिफरेंट बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंट कलर्स हैं जो कि अपने वेट के मुताबिक या अपने साइज के मुताबिक इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर सिर्फ एक तरह का पिगमेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। हालांकि नज़र क्लोरोफिल आ रहा होता है, लीव्स ग्रीन नज़र आ रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि क्लोरोफिल एबंडेंस में होता है, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसे है कि जैसे मैं बहुत बारीक सा हूँ, मेरे सामने अगर कोई शख्स जो हेल्दी सा वो खड़ा हो जाए,
तो मैं नजर नहीं आऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हूं नहीं, मैं पीछे मौजूद हूं, लेकिन चूंकि वो शख्स इतना हेल्दी है तो मैं बिल्कुल उसके पीछे छुप गया हूं। तो इसी तरीके से जो बाकी पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन इस मेथड से आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं। तो ये कुछ नेम्स हैं एमसीक्यू के हवाले से। कैरोटीन, इनके कलर्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर देगा, फेलियोफाइटिन जो है ये ग्रे कलर का होता है, जेंथोफिल जो है ये येलो कलर का होता है, क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और क्लोरोफिल बी जो है ये येलोइश ग्रीन होता है। क्लोरोफिल की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, ए बी सी डी ई, ए और बी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, ये भी एमसीक्यू वाइज इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फार्मूला है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नजर आएगी, एक दो जगह पर डिफरेंस है। देखिए मैग्नीशियम दोनों के अंदर सेम है, नाइट्रोजन दोनों के अंदर सेम है, कार्बन दोनों के अंदर सेम है, फ़र्क आता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जो क्लोरोफिल ए है उसके अंदर 72 हाइड्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है, जबकि बी के अंदर 2 हाइड्रोजन कम है, 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से फार्मूला जो है वो आप याद रख लें। यहाँ पर इन्होंने और वाजे किया कि क्लोरोफिल ए जो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, वो हमें फार्मूला से नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, लेकिन इसका इसका जो स्ट्रक्चर है, ए और बी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और यही वजह है कि इनका जो कलर आ रहा है वो डिफरेंट है। मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लूइश ग्रीन है, जबकि क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन है। तो ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ की वजह से आ रहा है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये बुक की डायग्राम है क्लोरोफिल ए की। तो ये अजीब सा मॉलिक्यूल है, कुछ याद नहीं रखना आपने इससे, बस इतना याद रखना है कि इसके सेंटर के अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो कि इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम की कमी जब होती है तो प्लांट्स अपना ग्रीन कलर लूज करने लगते हैं, क्योंकि जाहिर है मैग्नीशियम सेंटर के अंदर मौजूद है, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। सिमिलरली एक और बात यहाँ से याद रखनी है आपने, वो है ये नाइट्रोजन। क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की भी जब कमी होती है तो उसके अंदर भी प्लांट जो है वो अपना कलर लूज करने लगते हैं। क्लोरोफिल नहीं होगा तो जाहिर है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब ये जो क्लोरोफिल है और ये जो दूसरे पिगमेंट्स हैं ये एक तरह का ना ग्रुप बनाते हैं, एक तरह की फैमिली बनाकर रहते हैं, उस फैमिली को हम कहते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स। जिस तरह आप हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन आप अकेले नहीं रहते, आप हैं, आपके साथ आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, बहन भाई हैं, मिलकर रहते हैं, तो ये बेसिकली एक फैमिली बनती है जिसे हम कहते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स। इस एंटेना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, कुछ 100 के करीब क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ 100 के करीब क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल होते हैं, और कुछ कैरोटिनॉइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बहुत सारे क्लोरोफिल ए, बहुत सारे क्लोरोफिल बी और बहुत सारे कैरोटिनॉइड के मॉलिक्यूल जब मिल जाएं तो एक गुच्छा बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज एंटेना कॉम्प्लेक्स। इस तरह के बहुत सारे एंटेना कॉम्प्लेक्स मिल जाएं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एंटेना कॉम्प्लेक्स मिल जाएं और एक स्पेशल एरिया हो, एंटेना कॉम्प्लेक्स के साथ एक और स्पेशल एरिया हो जाए, इस स्पेशल एरिया को हम नाम देते हैं रिएक्शन सेंटर का। यहाँ पर भी क्लोरोफिल होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी क्लोरोफिल से। तो एक तो एंटेना कॉम्प्लेक्स हो गए और दूसरा रिएक्शन सेंटर हो गया। इसको मिलाकर ये जो बड़ा खानदान बना है ना, इस बड़े खानदान को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक टर्म है एंटेना कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो छोटी फैमिली बना रहे हैं, ये एंटेना कॉम्प्लेक्स है। सो दिस इज एंटेना कॉम्प्लेक्स, दिस इज एंटेना कॉम्प्लेक्स, दिस इज एंटेना कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद मल्टीपल एंटेना कॉम्प्लेक्स और उसके साथ एक अदद रिएक्शन सेंटर, एक अदद रिएक्शन सेंटर और मल्टीपल एंटेना कॉम्प्लेक्स जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा खानदान बनता है, एंड दैट बिग ह्यूज फैमिली इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। बुक की अगर आप डायग्राम देखें तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये पूरा एक फोटो सिस्टम है। इस फोटो सिस्टम के अंदर ये एक एक सर्कल जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज वन एंटेना कॉम्प्लेक्स, दिस इज अनदर एंटेना कॉम्प्लेक्स, अनदर एंटेना कॉम्प्लेक्स, अनदर एंटेना कॉम्प्लेक्स। और ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया, दिस एरिया इज नोन एज रिएक्शन सेंटर। एक तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर, ये पूरा एरिया रिएक्शन सेंटर है, ये पूरा एरिया। एक तो इस रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल वाला क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है, मैं बताऊंगा इसकी स्पेशलिटी क्या है। और उसके साथ साथ एक और इसके अंदर मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इसकी अगर कलर डायग्राम दिखाऊं मैं, सो दिस होल इज द फोटो सिस्टम। ठीक है, ये बड़ी फैमिली है, इसके अंदर ये एंटेना कॉम्प्लेक्स, एंटेना कॉम्प्लेक्स, एंटेना कॉम्प्लेक्स, ये पूरा एरिया जो है दिस एरिया इज रिएक्शन सेंटर। यहाँ पर ये देखें, इसका कलर आपको बाकी के कलर के हिसाब से डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो क्लोरोफिल है वो बाकी एरिया के क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है। ये रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल है, ठीक है, ये खास है, ठीक है, ये वीआईपी है। और इसके साथ साथ एक बना हुआ है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस रिएक्शन सेंटर की खासियत क्या है? इस रिएक्शन सेंटर की खासियत यह है कि यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है।
देखें इस पूरे के पूरे सिस्टम का, फोटो सिस्टम का काम क्या है? जो लाइट पड़ती है इस इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो लाइट पड़ती है, उस लाइट के अंदर एनर्जी होती है। ये सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस करने का मतलब ये है, ये सेल्फलेस है, ये सेल्फिश नहीं है, ये मतलबी नहीं है। ये इनके पास जो भी लाइट आती है ये उस लाइट को पास ऑन करते हैं। तो देखिए इसके पास जो लाइट आ रही है इसने इसे पास ऑन किया है, यानी एनर्जी को पास ऑन किया है, फिर इसने इसे आगे पास ऑन किया है। ये तब तक पास ऑन होती रहती है, यहाँ से भी पास ऑन होगी, यहाँ से भी पास ऑन होगी, तब तक पास ऑन होती रहेगी जब तक ये इस एरिया में ना पहुँच जाए जिसे आप कहते हैं रिएक्शन सेंटर। और जब रिएक्शन सेंटर के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल है, यहाँ का जो क्लोरोफिल है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो औकात से बाहर हो जाता है। जैसे बच्चे नहीं होते, ईद के अंदर जब ईद होती है तो बच्चों के पास हर जगह से पैसा आ रहा होता है, तो ये बेसिकली वो बच्चा है। ये जो है रिएक्शन सेंटर जो है ये वो बच्चा है और ये उसके ख़ानदान वाले हैं। इन ख़ानदान वालों के पास साल भर में जो भी पैसा आता है ये पास ऑन करते रहते हैं अनलेस कि वो बच्चे तक ना पहुंच जाए। और बच्चे के पास जब इतने ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो औकात से बाहर हो जाता है। तो औकात से बाहर होते ही इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये औकात से बाहर होता है तो एक शख्स बैठा होता है यहाँ पे इसको रिसीव करने के लिए, ये कहलाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये बेसिक ओवरव्यू है, डिटेल के अंदर हम बात करेंगे जब मैं लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर यही बात आपको मिल जाएगी कि जब कोई भी एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है लाइट को यानी फोटोन को, तो वो ट्रांसमिट करता है एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में। कब तक ये काम होता रहता है? जब तक रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए तक बात ना पहुंच जाए। और यहाँ पर जब इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो औकात से बाहर चला जाता है और फिर ये एक से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाता रहता है, जिससे फिर आगे जाकर एटीपी जनरेट होते हैं। ये हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन के अंदर। अच्छा, क्लोरोफिल के अलावा मैंने बताया कि यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं जो कि ऑरेंज या येलो कलर के होते हैं। इनका भी काम होता है एब्जॉर्प्शन। देखिए क्लोरोफिल जो है ना वो एक तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कुछ लाइट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जिस वेवलेंथ की लाइट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे वो लाइट्स कैरोटिनॉइड जो हैं ये एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के हवाले करते हैं, यानी रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल है उसके हवाले करते हैं। तो अगर इनको निकाल दिया जाए तो ये प्रोसेस जो है ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि कम लाइट, क्योंकि खाली क्लोरोफिल जो है, एक क्लोरोफिल ब्लूइश ग्रीन है, एक क्लोरोफिल येलोइश ग्रीन है, तो कुछ कलर ऐसे होंगे जो ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। तो ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये बाकी कलर उन्हें एब्जॉर्ब करके देते हैं, जिससे ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। देखिए कैरोटिनॉइड का एक काम तो ये है कि जो वेवलेंथ क्लोरोफिल ना एब्जॉर्ब कर पाए वो एब्जॉर्ब करके देना। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्लोरोफिल जो है करता है वो अम्मी वाला काम होता है। ईद जब होती है तो सारे के सारे पैसे बच्चों के पास जाते हैं, तो बच्चे औकात से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा बिगड़ ना जाए इसके लिए अम्मा क्या करती हैं, कुछ पैसे जो है वो उससे वापस ले लेती हैं कि बाद में दूंगी। वो बात कभी नहीं आता बट वो लेके रख लेती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्लोरोफिल ए जो है ये बच्चा बेचारा औकात से जो बाहर हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो जाए, इससे बचाव के लिए कुछ कैरोटिनॉइड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इससे एनर्जी ले लेते हैं। एक काम तो इनका इसको एनर्जी देना है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी ना हो जाए तो ये इससे एनर्जी ले लेते हैं ताकि इसको डैमेज होने से बचा सकें। ये प्रोसेस के जिसके अंदर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है फोटो रिसेप्शन। अब देखिए इस बॉक्स के अंदर इन्होंने कैरोटिनॉइड का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा वाजे कर दिया। देखिए अगर आपने फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कोई भी सब्सटेंस हमें जिस कलर का नज़र आता है एक्चुअली वो उसका कलर होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये किस कलर का नज़र आ रहा है, ये रेड नज़र आ रहा है। तो आप कहेंगे कि मेरा पेन जो है वो रेड लिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रेड नहीं लिख रहा। ये रेड इसका अपना कलर नहीं है, ये रेड आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि जो रेड लाइट इस पर पड़ रही है वो वापस जा रही है। अगर ये लाइट आ रही है तो लाइट के अंदर जो 7 कलर हैं उसमें से सारे कलर ये एब्जॉर्ब करके रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये रेड लाइट जाती है आपकी आंख के अंदर और इस वजह से आपको ये रेड नज़र आता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको ब्लू नज़र आ रही है तो उसका अपना कलर ब्लू नहीं है, बल्कि ब्लू लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बल्कि ब्लू लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो लाइट आपकी आंखों में जाती है तो आपको वो चीज़ ब्लू नज़र आती है। अब देखिए क्लोरोफिल का कलर क्या था, ब्लूइश ग्रीन और येलोइश ग्रीन। तो क्लोरोफिल अगर ब्लू ग्रीन है तो वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। येलो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लोरोफिल जो आपको ग्रीन नजर आता है वो क्यों ग्रीन नजर आता है? मेनली ग्रीन नजर आता है ना, तो हम ग्रीन लाइट की बात करते हैं। क्लोरोफिल आपको ग्रीन नजर आता है, लीव्स आपको ग्रीन नजर आते हैं, इसका मतलब क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब वो जब ग्रीन लाइट को ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसे ग्रीन लाइट की एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर काम आता है कौन? कैरोटिनॉइड।
अगर आप यहाँ देखें तो कैरोटिनॉइड जो हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं किसको, ग्रीन को, ब्लू को, वायलेट को, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं किसे, रेड को, येलो को और ऑरेंज को। क्लोरोफिल इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, कैरोटिनॉइड इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह लाइट की काफ़ी हद तक एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कैरोटिनॉइड का एक और काम क्या है, ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको जो ब्राइट कलर नजर आते हैं फ्रूट्स के अंदर या फ्लावर्स के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर, वो इन्हीं की वजह से होते हैं। कैरेट का जो रेड कलर है, डैफोडिल्स का जो कलर है, टोमेटोज का जो कलर है, या कॉर्न का जो कलर है, सीड का जो कलर है, ये सारे कलर्स कैरोटिनॉइड की वजह से होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रोल ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, काफ़ी लंबी हो गई। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास रोल ऑफ लाइट, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले हम बात करते हैं इन दो छोटी चीज़ों की, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर। देखिए वाटर जो है ना, ये आ कहाँ से रहा है, ये सॉइल से आ रहा है। रूट्स जो है एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है प्लांट की। अब फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स का मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और इसके अंदर रिडक्शन भी होती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 3 तरीकों से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन की। अगर किसी, ये एक्स एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं, यानी इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो ये रिडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर दोनों काम हो रहे होते हैं। जाहिर है अगर एक मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ये वाई में शामिल हो गया तो इसमें रिडक्शन होगी। तो ये रिडॉक्स प्रोसेस है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मौजूद होता है वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो इससे निकलते हैं 2 हाइड्रोजन के आयन, 2 निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एक मॉलिक्यूल निकलता है, एक एटम निकलता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे इन्होंने आधा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये एक ऑक्सीजन का एटम निकलता है। एक और मॉलिक्यूल वाटर का ब्रेक होगा तो फिर से हाफ मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी एक और ऑक्सीजन का एटम, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये दोनों जो ऑक्सीजन के एटम है ना, ये कंबाइन होकर बनाते हैं एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये वो ऑक्सीजन है जो रिलीज हो जाती है। आपने स्टार्ट में देखा था कि प्रोडक्ट साइड के ऊपर ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, तो ये ऑक्सीजन आती है वाटर के ब्रेक डाउन से। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो रिलीज नहीं होती, वाटर की जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। बाकी ये जो हाइड्रोजन है, कहाँ गया, ये जो हाइड्रोजन है ये जाकर चिपक जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आप जो देखते हैं ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन C6H12O6, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन था और ऑक्सीजन था, तो C और O तो वहां से आ रहा है। ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ना, ये आता है कहां से, ये वाटर से आता है। तो ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है ये वाटर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब लाइट पड़ती है रिएक्शन सेंटर के ऊपर, जब लाइट पड़ती है तो इसका इलेक्ट्रॉन औकात से बाहर हो जाता है और इसको छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, वो वाटर के ब्रेकडाउन से आते हैं। तो वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक रोल ये है कि ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए, और एक रोल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए, जो फोटो सिस्टम के अंदर आ जाती है। तो ये ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन कह रहा हूँ, तो ये MCQ के अंदर पूछते भी हैं कि भाई ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है वो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन वाटर से आता है, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंट रोल क्या है भाई, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन होता है, तो वो कार्बन कहाँ से आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। ऑक्सीजन तो चलो मान लें हम वाटर से भी आ सकती थी, तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कार्बन है, जो बेसिक एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है जो फोटोसिंथेटिक का प्रोडक्ट है उसके लिए। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारे पास प्लांट्स के पास एनवायरनमेंट से। कौन से, होल के जरिए, जिसे आप कहते हैं स्टोमेटा। अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आने में। अगर स्टोमेटा खुला है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है, अगर स्टोमेटा बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकती, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगा। आपको लग रहा है ये कैसी बेकार बात कर रहा है, स्टोमेटा क्यों बंद होगा, तो स्टोमेटा बंद होता है, या आप आगे जाकर इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर मेंशन है ना C3 प्लांट, तो एक प्लांट्स आप पढ़ेंगे C3 और एक प्लांट्स आप पढ़ेंगे C4। C3 प्लांट क्या करते हैं, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना, उसको शामिल कर देते हैं एक मॉलिक्यूल के साथ और साइकिल चला देते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस वाली साइकिल चला देते हैं, यानी ये बचा के नहीं रखते। तो इनके अंदर क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तब तक रिएक्शन होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते।
C4 प्लांट क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसे पहले ये स्टोर करते हैं, ठीक है, उसे ये स्टोर करते हैं और फिर इस स्टोरेज से आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं। तो अगर कुछ वक्त के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भी आ रही तो ये उस स्टोरेज से काम चला सकते हैं। तो इनके पास स्टोर नहीं होता, इनके पास स्टोरेज होती है। दैट इज़ वाई इनके अंदर C3 प्लांट्स के अंदर अगर स्टोमेटा बंद हो जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है और फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। ये फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी चैप्टर के एंड के अंदर, तकरीबन एंड के अंदर टॉपिक है, नहीं फोटोसिंथेसिस के एंड में टॉपिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल हो गया, वाटर का रोल हो गया, क्लोरोफिल का रोल हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइट। लाइट के बारे में मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा बात करनी नहीं है। लाइट का डुअल नेचर है, सब जानते हैं। लाइट वेव नेचर भी रखती है, पार्टिकल नेचर भी रखती है, लेकिन हमें उससे कोई काम नहीं है। फिजिक्स के अंदर जो है ये डिटेल में आप पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाइट के अंदर एनर्जी होती है और वो एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर होती है। उन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन, ठीक है, हाँ, उन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन। अब लाइट जो है उसका रोल क्या है, लाइट ये फोटॉन्स प्रोवाइड करती है। फोटॉन से क्या हासिल होता है भाई, तो फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को उसकी औकात से बाहर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन जो अपनी औकात में हो उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और जब इलेक्ट्रॉन औकात से बाहर चला जाए तो ये वाली स्टेट इसकी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन को औकात से बाहर निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है एनर्जी, यानी फोटॉन्स चाहिए होते हैं, और ये फोटॉन्स जो हैं वो उसे मिलते हैं कहाँ से, लाइट से मिलते हैं। तो लाइट का रोल ये है। एक और लाइट का रोल ये है कि ये स्प्लिटिंग के अंदर, वाटर की स्प्लिटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब फोटॉन हिट करता है क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को, कहाँ के क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को, रिएक्शन सेंटर। हर जगह का क्लोरोफिल जो है वो इस काबिल नहीं होता कि उसका इलेक्ट्रॉन औकात से बाहर जा सके। रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए होता है ये खास होता है। तो फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। रेड लाइट और ब्लू लाइट, मैंने बताया था क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो रेड लाइट के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो इसे ग्राउंड से एक्साइटेड पे ले जाए, और ये एक्साइटेड स्टेट जो है ये -1 होती है। ब्लू लाइट के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये इसे डबल एक्साइटेड स्टेट पे ले जा सकता है, -2। लेकिन ये एक्स्ट्रा एनर्जी किसी काम की नहीं होती, इस स्टेट के ऊपर भी काम हो जाता है। बस ये यहाँ पर लिखा है तो मैं समझा रहा हूँ, वरना बच्चे बार बार नीचे मैसेज करके पूछेंगे क्या क्या है, इसका मतलब क्या है। तो दोनों के अंदर जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी भी हो कि ये एक्साइटेड स्टेट तक जा सके, -1 एक्साइटेड स्टेट तक जा सके, तब भी रिएक्शन हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी ब्लू लाइट के अंदर होती है वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो वो रेडिएशन लेस हीट के तौर पे लॉस हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है। तो बस इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, और फिर आगे ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को छोड़कर गया है, ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल तक जाता है, और इस सफ़र के दौरान ये प्रोड्यूस करता है ATP। क्या होता है, कैसे होता है, ये इंशाल्लाह हम जब लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।